I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, what if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? This is me speaking English, the only language that I can speak fluently. और अब ऐसा लग सकता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, एक भाषा जिसे मैं पूरी तरह से नहीं बोल सकता. Jetzt spreche ich vielleicht Deutsch, ich spreche auch kein Deutsch. The craziest part about this is that it doesn't just sound like I'm speaking a different language, it looks like it too. और मैं अगर चाहूँ तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा चेहरा भी बदल सकता हूँ AI की मदद से, और चेहरे के साथ साथ मैं अपनी आवाज को भी दूसरी भाषा में बुलवा सकता हूँ AI की मदद से, कुछ इस तरीके से. I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now. एक डर है, एक फियर है जो इंसानों के अंदर कई हजारों सालों से है. एक ऐसा ख़तरा है जिसके बारे में हर जनरेशन ने अपने आने वाली जनरेशन को वार्न किया है. हमने हमारे मिथ्स और रिलीजियस फ़िलासफ़ीज़ के द्वारा उनके ज़रिए से इन कहानियों को अपनी जनरेशन्स तक पहुंचाई है ताकि वो इस डर से, इस आने वाले ख़तरे से आगाह रहे. वो ख़तरा, वो डर, वो फियर हमारा ये है कि हम इंसान एक दिन एक ऐसे इल्यूजन, डिल्यूजन और फैंटेसी की दुनिया में ट्रैप हो जाएंगे, क़ैद हो जाएंगे, ऐसे भ्रम की दुनिया में, वहम की दुनिया में, जहाँ हम सच्चाई से हमारा रिश्ता टूट जाएगा और हम इस फैंटेसी को, इस इल्यूजन को अपनी रियलिटी समझ बैठेंगे. और उस ट्रैप से हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा. वी विल लूज़ ऑल टच विथ रियलिटी. और ये जो डर है, ये जो वार्निंग है इस ख़तरे की, ये कई रिलीजन्स में और रिलीजियस फ़िलासफ़ीज़ में इसके बारे में बात करी है ताकि आने वाली जनरेशन्स को लोग आगाह कर पाएँ. हिंदुइज़्म में इसको माया का नाम दिया है. माया के मायने जब एक इंसान को अपने रियल सेल्फ का जो नॉलेज है वो नहीं रहता, तब वो माया में आ जाता है, माया जाल में फंस जाता है. जैसे कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी में, इस्लामिक टीचिंग्स में दज्जाल के बारे में बोला गया है. दज्जाल एक ऐसा कैरेक्टर और एक ऐसा ख़तरा बोला गया है जिसके मायने द डिसीवर भी है, कि वो इंसानों को डिसीव करेगा अपने इल्यूजन्स के वजह से, अपने लोगों को वहम क्रिएट करेगा, उनको सच्चाई क्या है और क्या इल्यूजन है उसका बीच का डिफरेंस वो मिटा देगा. इसी कॉन्सेप्ट को क्रिश्चियनिटी में भी एंटी क्राइस्ट बोला गया है, जो सेम इस्लामिक फ़िलासफ़ीज़ में भी बोला गया है. तो इसके बारे में कई रिलीजन्स ने अपने आने वाली जनरेशन्स को, अपने फॉलोअर्स को वार्न करने की कोशिश करी है. और आज एक ऐसा समय आ चुका है जहां इंसानों को डिसेप्शन का और इल्यूजन में फंसने का ख़तरा मंडरा रहा है. और वो किसी मैजिक या मिस्टिकल चीज़ के वजह से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल लेवल पे AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. कोई भी मशीन अगर ऑटोमेटिकली काम कर रही है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन नहीं है. युवाल हरीरी ने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि अगर कोई कॉफ़ी मशीन है जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड, प्री सेट कुछ सेटिंग्स हैं, उसके वजह से वो सीक्वेंशियली कुछ टास्क्स परफॉर्म करती है वो मशीन, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मशीन नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने के लिए उसको ये शर्तें पूरी करना चाहिए कि उस मशीन को शुड हैव द एबिलिटी टू लर्न, कि वो सीखे नई चीज़ें, चेंज, उस नई चीज़ों को सीखने के बाद अपने अंदर चेंजेस लेके आए और डिसीजंस ले पाए, और ऑटोनोमस डिसीजंस, अपने आप में डिसीजंस ले पाए, और न्यू चीज़ें, द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू थिंग्स. जब ये किसी मशीन में रहेगा तो उस मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे. अगरचे वो कॉफ़ी मशीन फेशियल एक्सप्रेशंस देख करके ये बोलती है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस से मुझे ये लगता है कि आप बहुत थके हुए हो, और मुझे लगता है कि कॉफ़ी पीने से आपकी मदद होगी, और ये लो कॉफ़ी मैंने आपके लिए बना दी है, तब वो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बोली जाएगी. और अल्टीमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तब होगा कि जब वो एक नया ड्रिंक ही बना के दे के आए, कि एक्सप्रेसो छोड़ो, ये मिक्स प्रेसो ट्राई करो, फॉर एग्जांपल कुछ भी एक नया ड्रिंक इन्वेंट कर दे, तब वो अल्टीमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा. और ऐसी मशीन का प्रॉब्लम यह है कि जब आप ऐसी कोई मशीन बनाने में अचीव कर लोगे, कामयाब हो जाओगे, तो ये सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ये मशीन आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी और आपको कंट्रोल करने शुरू कर देगी ये चीज़. इट विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग यू. अब कुछ लोगों को लगेगा तो ये कैसे पॉसिबल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हम इंसानों को कैसे डिसीव करेगी. उसका एक रीसेंट बहुत बड़ा एग्जांपल ये हुआ
कि चैट जीपीटी जो टूल है ये उसको ट्रेन कर रहे थे और उन्होंने उसको कुछ कैप्चा पजल्स दिए सॉल्व करने के लिए। कैप्चा पजल्स वो होते हैं जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो तो आपको लॉगिन करते टाइम वो बोलता है कि है ना कि इस पिक्चर में से बस कौन से पिक्चर्स में है, फ़ोटोज़ में है, वो क्लिक करिए, है ना। कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक्स आड़े टेढ़े लेटर्स आपको देखता है कि आप उसको रीड करके टाइप करिए। ये कैप्चा का मकसद ये होता है कि वो जानना चाहता है कि आप इंसान हैं या रोबोट है। अगर आप इंसान हैं तो आप उसको देख पाओगे और देख के रीड कर पाओगे और रीड के आप एंटर कर दोगे, है ना। रोबोट में वो एबिलिटी नहीं रहेगी, तो इसलिए कैप्चा बनाया गया है। तो चैट जीपीटी को ये टास्क दिया गया कि इस कैप्चा को सॉल्व करें। अब चैट जीपीटी ने पहले देखा तो वो सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था उसको। फिर चैट जीपीटी ने क्या किया, अपने आप से एक वेबसाइट है टास्क रैबिट नाम से, वो वेबसाइट पे आप फ्रीलांस जो काम करते हैं उनको हायर कर सकते हैं। जैसे एडिटर्स होते हैं, किसी को आपको कोड लिखना है, कुछ करना है, आप लोगों को वहाँ पे हायर कर सकते हो, उनको पेमेंट दे सकते हो। फ्रीलांस में लोग वहाँ काम करते हैं, ऐसी वो वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे चैट जीपीटी गया, वहाँ से एक बंदे को हायर किया, उस बंदे को बोला कि ये चैट जीपीटी क्या है मुझे देख करके बताओ ताकि मैं एंटर कर पाऊँ। अब बात ये हुई कि वो जो बंदा था, वो जो इंसान इसने चैट जीपीटी ने हायर किया था, वो थोड़ा सस्पिशियस हो गया। उसने बोला कि मेरे को क्यों हायर कर रहे हो तुम चैट कैप्चा पढ़ने के लिए, आर यू अ रोबोट, कहीं तुम मशीन तो नहीं है। उस टाइम पर चैट जीपीटी ने उसको ये रिप्लाई किया कि मैं मशीन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो विजुअली इम्पेयर्ड है, मेरे को दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं आपकी मदद ले रहा हूँ इस कैप्चा को रिजॉल्व करने में। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने झूठ तो बोला ही, बल्कि बहुत ही इफ़ेक्टिव झूठ बोला, कि ऐसा झूठ कि उसके बाद में उस बंदे ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा और उसका कैप्चा रिजॉल्व कर दिया। और ये जो झूठ बोलना है कि कौन सा झूठ बोलना है, इफ़ेक्टिव झूठ बोलना है, ये चैट जीपीटी ने अपने आप सीखा। और ये जो एग्जाम्पल है ये आपको एक बहुत ही दिल दहला देने वाला एक चिलिंग चीज़ आपको ये बताती है कि ये चैट जीपीटी जो एआई टूल है, ये सिर्फ एक अब टूल नहीं रहा, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंट बन गया था। ये अपने डिसीजंस खुद ले पाया उस मौके पर, इंडिपेंडेंट डिसीजन उसने लिया और उसने एक लाइन क्रॉस कर दी जहाँ पर वो अब हमारा सर्वेंट होने के बजाय अब उसके पास ये एबिलिटी है कि वो हमको डिसीव भी कर पाए, क्योंकि उसने वो उस एक इंसान को डिसीव किया वहाँ पर। तो मतलब उसके पास वो एबिलिटी आ गई है कि वो हमको मैनिपुलेट कर सके। आज की डेट में इंसान एआई से नो डाउट पावरफुल है, लेकिन ये कब तक रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में एआई हमसे आगे जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेस खेलने में आज कंप्यूटर जो है, इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज इंसान चेस में उसको नहीं हरा सकता। तो ऐसी कितनी चीज़ें बढ़ती चली जाएगी जहाँ पर एआई का डोमिनेंस बढ़ता चला जाएगा। और युवाल हरीरी का तो बोलना ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो इसलिए कहता है क्योंकि एटम बॉम्ब एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है ना, और उससे क्या आउटकम आएगा वो हमको पता है। उसका एक ही आउटकम है कि न्यूक्लियर वॉर होगा अगर एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एटम बॉम्ब जो है वो एक टूल है जो कि अल्टीमेटली हमारे हाथ में, हम उसके डिसीजंस ले सकते हैं। एआई जो है वो कहता है कि अब वो एक टूल नहीं रहा, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंट बन चुका है। जैसे कि बॉम्ब को, किसी भी टूल को यूज़ करने का, कैसे यूज़ करने का हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एआई एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोनोमस है, वो अपने आप डिसीजंस ले सकता है, वो नए आइडियाज़ खुद क्रिएट भी कर सकता है। इसीलिए अनलाइक एटम बॉम्ब जिसमें एक ही सिनारियो है खतरनाक न्यूक्लियर वॉर का, एआई के अंदर देयर आर मल्टीपल डेंजरस सिनारियोज जो कि कुछ भी फॉर्म ले सकते हैं, और इंसान को क्या खतरा होगा फ्यूचर में जाकर के वो अभी प्रिडिक्ट करना, कितने टाइप के खतरे होंगे वो अभी प्रिडिक्ट करना भी हमारे लिए मुश्किल है। प्रिडिक्ट करना इसलिए भी मुश्किल है कि ये जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस से आ रहे हैं। हम समझ नहीं सकते कि वो सोचता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, ये हमें पता ही नहीं है। और यहाँ वो जो हज़ारों साल पुराना जो हमारा फियर है, फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन इल्यूजन्स एंड डिल्यूजन्स, है ना, जो वहम और फेक दुनिया में ट्रैप होने का जो हमारा डर है, जिसके बारे में हमको वार्न किया गया था, वो डर हमारा यहाँ ट्रिगर्ड होता है कि कहीं हम एआई के बनाए हुए इल्यूजन्स में फंस ना जाए।
इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे एआई आपको अपने पर्सनलाइज्ड इल्यूजन में फंसा दे, एक ऐसा इल्यूजन जो कि बेस्ड हो अपने आपके बायसेस के ऊपर, आपकी धारणाओं के ऊपर, आपको वैसी इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है जो आप सुनना चाहते हो। तो आप एक ऐसे एको चेम्बर में फंस जाएंगे और उसके वजह से आप दूसरों को समझने का, दूसरों से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर एआई के अंदर ये पावर आ जाए कि वो वास्ट लेवल पे, मास लेवल पे लोगों को फंसा दे अपने इल्यूजन्स के अंदर, तो ये आपके पर्सनल फ्रीडम के लिए तो खतरनाक है ही, आपकी डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो जाएगी इसके वजह से, जो हमको इतनी अजीज़ है। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक कलेक्टिव डायलॉग है, एक कॉन्वर्जेशन है एक ग्रुप ऑफ पीपल में। जैसे कि इंडिया की डेमोक्रेसी इंडियन पीपल के बीच में एक कॉन्वर्जेशन है। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है ना? जब से रशिया में भी इलेक्शन होते हैं तो दुनिया उसको डेमोक्रेसी थोड़ी ना मानती है। वेनेजुएला में इलेक्शन होते हैं तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं है। ईरान में भी इलेक्शंस होते हैं तो क्या हम उसको डेमोक्रेसी मानते हैं? डेमोक्रेसी मियरली इलेक्शंस को नहीं कहते। डेमोक्रेसी मेजॉरिटी की डिक्टेटरशिप को भी नहीं कहते। डेमोक्रेसी बेसिकली सच में तो एक कॉन्वर्जेशन है, एक डायलॉग चल रहा है हमारा। हम ये कहते हैं कि हम किसी चीज़ को ट्राई करेंगे और जब हम ये सोचेंगे कि यार ये चीज़ वर्क नहीं करी तो हम उसको चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। ये हम एज ए सिटीज़न इस इंडिया के, हम उस कॉन्वर्जेशन का पार्ट है ना? कि कोई एक लीडर हमने चुना, अब हमको पसंद नहीं है, हम वो लीडर बदल सकते हैं, हमको फॉरएवर उसके साथ स्टक नहीं होना है। ये कॉन्वर्जेशन इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम हमारे देश के अंदर एक वोटर अपने आप से, अपने सिटीजन से आपस में करता है और हम डिसीजंस लेते हैं कलेक्टिवली, बिकॉज हम कॉन्वर्जेशंस कर पाते हैं। इमेजिन अगर हमारे कॉन्वर्जेशंस को हाईजैक कर लिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को हाईजैक कर लिया जाएगा, हमारी एक दूसरे से बात करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो डेमोक्रेसी अपने आप कोलैप्स हो जाएगी। आप देखो कि डेमोक्रेसी दुनिया में फ्लरिश कब हुई? जब हमारे पास एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के टूल्स आए मार्केट में, मास कम्युनिकेशन की जब टेक्नोलॉजीज आई, तभी से डेमोक्रेसी ने पनपना शुरू हुआ। पहले के ज़माने में जब एक देश के लोग आपस में बात ही नहीं कर सकते हैं, वो टाइम पे डेमोक्रेसी पनप भी नहीं सकती थी। डेमोक्रेसी आज की या पिछले कुछ सालों की, पिछले कुछ डेकेड्स की पैदाइश इसलिए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारी ऐसी हुई कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और अब जब हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के वजह से ही हमारी एबिलिटी टू कम्युनिकेट खतरे में है ना? आज भी अब देखते हो ना कि लोग एको चेम्बर्स में फंसे हुए हैं। कोई एक लीडर कुछ भी करे, अच्छा बुरा, वो दूसरी साइड से बात करना ही नहीं चाहते। वो जो उनके जो एको चेम्बर्स हैं, उनकी जो पार्टी के लोग हैं, उनकी जो धारणा के लोग हैं, वो ही 70% सच बोलते हैं, ये उनको लगता है। ऐसे एको चेम्बर्स में ऑलरेडी लोग फंसे हुए हैं। तो जब हमारी बात करने की, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो डेमोक्रेसी जो बेस ही आपका हिल जाएगा कम्युनिकेट का। तो ऊपर जो डेमोक्रेसी है उसमें भी आपको हलचल या उसमें भी भूकंप आपको देखने को मिलेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो फिलॉसफी में बोला गया तो अब वो सच हो रही है और हमें डरना ही है, ये है वो। लेकिन बात, इसका पॉइंट ये है कि वी शुड मेक पॉजिटिव स्टेप्स, टेक स्टेप्स टूवर्ड्स कि कैसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, वो हमारी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को ख़त्म ना करें। और उसके लिए रेगुलेशंस की ज़रूरत है। और सबसे अच्छा एक रेगुलेशन दो सबसे अच्छे रेगुलेशन जो युवाल नोआल हरीरी ने सजेस्ट किए है, वो ये है कि देयर शुड बी अ लॉ कि कंप्यूटर शुड नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रिटेंड एज ह्यूमन बींग्स। इंसान बनने का जो वो प्रिटेंड करते हैं, वो प्रिटेंड करना उनको अलाउड नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, जो एल्गोरिदम्स होते हैं, जो ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ होती है, सोशल मीडिया कंपनीज़ होती है, उन एल्गोरिदम्स के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंपनी ओनर्स पे होनी चाहिए। ऐसे सारे सजेशंस उसने दिए हैं विच आर रीजनेबल और जो हमको इसके खतरे से शायद बचा पाए।